हेलो एवरीवन। तो हम करने वाले हैं 2022 का पार्ट 5, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 45 टू 50 लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है 5 फ्रेंड्स PQXYZ परचेज्ड सम नोटबुक्स, द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बिलो। ठीक है, 5 फ्रेंड्स हैं PQXYZ, तो इन्होंने नोटबुक्स परचेज की हैं, तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो बोला गया जेड परचेज 8 नोटबुक्स मोर देन एक्स डिड। तो जेड ने एक्स से 8 नोटबुक्स ज़्यादा परचेज की हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 8। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर बोला गया है P एंड Q टुगेदर परचेज 21 नोटबुक्स। तो P प्लस Q दोनों ने टुगेदर 21 नोटबुक्स परचेज की हैं, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। फिर थर्ड में बोला गया Q परचेज 5 नोटबुक्स लेस देन P डिड। तो Q ने P से 5 नोटबुक्स कम परचेज की हैं, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ अगर 2 और 3 को देखेंगे तो P और Q ही है इन दोनों में ही, तो इन दोनों से हम निकाल सकते हैं दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं यहाँ हमारे पास, तो यहाँ पर हम P और Q दोनों को निकाल सकते हैं। तो अगर ये थर्ड इक्वेशन को देखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं P माइनस Q इज इक्वल टू 5। ये Q इस तरफ आ जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, और 5 इस तरफ चले जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। तो इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं P माइनस Q इज इक्वल टू 5। तो अब और सेकेंड इक्वेशन में हमें दिया हुआ है P प्लस Q इज इक्वल टू 21। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिलेगा 2P इज इक्वल टू Q से Q कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का, तो ये आ जाएगा 26। तो यहाँ से P हमारे पास आ जाएगा 13। 26 डिवाइडेड बाय 2, तो 13 यहाँ से P आ जाएगा। और फिर इस P को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा Q इज इक्वल टू P माइनस 5, तो 13 माइनस 5 आ जाएगा 8। तो Q की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पर 8। ठीक है, अब फोर्थ स्टेटमेंट में देखते हैं क्या बोला गया है। X एंड Y टुगेदर परचेज 28 नोटबुक्स। तो X प्लस Y दोनों का मिला के 28 हमें बोला गया है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। फिर बोला गया P परचेज 5 नोटबुक्स मोर देन X डिड। तो P ने X से 5 नोटबुक्स ज़्यादा परचेज की हैं, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा X प्लस 5। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा P माइनस 5। तो P की वैल्यू जब यहाँ से यहाँ पुट करेंगे तो ये वही हो जाएगा 13 माइनस 5, तो ये भी हो जाएगा हमारा 8। तो x ने भी 8 नोटबुक्स परचेज की हैं। फिर इस 8 को इस फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे तो x प्लस वाई 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 28 है। तो y सॉरी y इज इक्वल टू हो जाएगा 28 माइनस 8, तो ये हो जाएगा हमारा 20। उसके बाद x की वैल्यू ही इस वाली इक्वेशन में भी पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। तो z की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 16। तो इस तरह से हम निकाल चुके हैं कि सब में PQXYZ सब ने मिलकर कितनी नोटबुक्स परचेज की है। अब हमें ये बोला गया इफ़ ईच नोटबुक इज प्राइस्ड ₹40, देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द नोटबुक्स। सारी नोटबुक्स की टोटल कॉस्ट कितनी है, तो हमें करना होगा P प्लस Q प्लस X प्लस Y प्लस Z। तो ये सबका हमें ऐड करना होगा। तो जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 13 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 20 एंड प्लस 16। तो ये सब मिलाकर हो जाएगा 65। तो एक नोटबुक की प्राइस 40 दी हुई है, तो 65 नोटबुक्स की प्राइस कितनी हो जाएगी, 65 इंटू 40, तो ये हमारा आ जाएगा 2600। तो ए इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 2600। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा, और आया है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए, और आगे चलते हैं। तो यहाँ हमें बोला गया है अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम होम एट 14:30 आवर्स। 14:30 आवर्स का मतलब होता है दिन के 2:30 बजे, 2:30 PM, and drove to village, arriving there when the village clock indicated 15:15 hours, मतलब कि दिन के 3:15, 3:15 PM. After staying for 25 minutes, he drove back by a different route of length 1.25 times the first route at a rate twice as fast, reaching home at 16 hours, मतलब दिन के 4 बजे 4 PM. फिर बोला गया है एज कम्पेयर टू द क्लॉक एट होम द विलेज क्लॉक इज। अब हमें बेसिकली ये बताना है कि जो घर पे घड़ी लगी हुई थी उसके और जो गांव में घड़ी थी उन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो एक्चुअल टाइम जो देखेंगे हमें कि उसे जाने में, वहाँ स्टे करने में और वापस आने में जो टाइम लगा है
वो लगा है ये 2:30 PM से 4 PM तक का टाइम, मतलब कि टोटल 1 आवर 30 मिनट्स उसे लगे हैं, जिसे हम अगर मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 90 मिनट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो टोटल जो टाइम लगा है वो लगा है 90 मिनट्स का। अब इन 90 मिनट्स में भी वहाँ जो स्टे किया है उसने वो किया है 25 मिनट्स का। तो 25 मिनट्स का स्टे करने के बाद जो बचेगा वो बचा है हमारा 65 मिनट्स। तो टोटल 65 मिनट्स उसे लगे हैं आने और जाने में। तो अब आने और जाने में जो टाइम लगा है अगर हम वो देखें तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम अगर यहाँ से हमें निकालना होगा तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस अगर x मान लें तो स्पीड v और स्पीड v मान लें तो ये तो टाइम लगा है जाने में। और अगर रिटर्न वाला टाइम अगर हम देखेंगे तो 1.25 टाइम्स लेंथ ज़्यादा हो गई है। तो अब जो डिस्टेंस हो गई है वो हो गई है 1.25x और स्पीड ट्वाइस स्पीड हो गई है, तो अब हो गई है 2v स्पीड अब हो गई है। तो टोटल ये तो फर्स्ट जाने का टाइम है और ये रिटर्निंग का टाइम है। तो टोटल टाइम हो जाएगा x/v प्लस 1.25x डिवाइडेड बाय 2v। इतना टाइम उसे आने में लगेगा और इतना टाइम उसे जाने में लगेगा। तो ये टोटल आएगा हमारा 65 मिनट्स। ये 65 मिनट्स आने वाला है। तो अब इसे अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, 25 से इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो 25 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा x/v प्लस 5x डिवाइडेड बाय 8v इज इक्वल टू 65 मिनट्स। ये इतना होने वाला है। अब इसे LCM लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8v प्लस 5v 13v यहाँ पर 13x यहाँ पर आएगा डिवाइडेड बाय 8v इज इक्वल टू 65 मिनट्स, ये आने वाला है। तो 13 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x/v निकालें, जो टाइम निकालेंगे हम, तो वो हमारा आएगा 40 मिनट्स। तो उसे 40 मिनट्स लगे हैं x/v, यानी कि जो जाने में टाइम लगा है वो लगा है 40 मिनट्स। लेकिन अगर हम विलेज क्लॉक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 3:15 उसको हो गया है, 3:15 PM हो गए हैं और निकला था वो 2:30 PM पे। तो विलेज क्लॉक के अकॉर्डिंग जो टाइम आ रहा है वो हमारा आ रहा है 45 मिनट्स। लेकिन जो हमने इधर निकाला है x/v, जो निकाला है यहाँ पर, जो फर्स्ट टाइम हमने लिया था जाते टाइम का, वो हमारा आ रहा है 40 मिनट्स। तो दोनों में डिफरेंस कितना आ जाएगा? दोनों में डिफरेंस आ रहा है 5 मिनट्स का। तो इसका मतलब ये हुआ जो विलेज क्लॉक है वो 5 मिनट्स फास्टर है, 5 मिनट आगे चल रही है। तभी वहाँ पर जब गया तो 45 मिनट्स शो करा, जबकि एक्चुअली हुए थे 40 मिनट्स ही। तो डी इसका आंसर इसलिए यहाँ पर होगा, फास्टर होगा और 5 मिनट्स ही फास्टर होगा। इतना डिफरेंस विलेज क्लॉक और होम क्लॉक में आने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर फिर भी इसमें डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ कि टेलीग्राम पे सिविल आश्रम का डिस्कशन ग्रुप है, जिसे आप सर्च कर सकते हैं civil_ashram_chat करके। तो वहाँ पर भी आप इसे पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट है तो। और इनके अलावा भी अगर कोई और भी डाउट है तो वो भी आप इस डिस्कशन ग्रुप पे पूछ सकते हैं। कोई और टेस्ट सीरीज़ अगर आपने ज्वाइन कर रखी है, या किसी इंस्टीट्यूट का भी कोई क्वेश्चन है, या किसी बुक का कोई क्वेश्चन है, तो वो भी आप इस डिस्कशन ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन X wants to distribute some pens among 6 children A, B, C, D, E and F. Suppose A gets twice the number of pens received by B, 3 times that of C, 4 times that of D, 5 times that of E and 6 times that of F. Then what is the minimum number of pens X should buy so that number of pens each one gets is an even number? ठीक है, तो X है तो वो A, B, C, D, E, F 6 चिल्ड्रन हैं, उनमें पेन्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो A को जितने मिले वो है 2 टाइम्स B, और वो है 3 टाइम्स C, 4 टाइम्स D एंड 5 टाइम्स E एंड 6 टाइम्स F। इतने पेन्स A को मिले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम बाकी निकालेंगे। B का आ जाएगा A/2, C का आ जाएगा A/3, D का यहाँ से आएगा A/4, E का यहाँ से आएगा A/5 और F का यहाँ से आने वाला है A/6। अब जब सब में A को डिवाइड किया जा रहा है इन नंबर्स से, तो हम A के लिए कुछ ऐसा नंबर सोच लेते हैं जो इन सब से ही डिवाइड होता हो।
तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और हमें कैलकुलेट करने में ईजी पड़ेगा। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इन सब का एलसीएम ले लेंगे। तो वो एलसीएम ऐसा नंबर होगा जो इन सबसे डिवाइड होता होगा, तो जब उन्हें इन सबसे डिवाइड करेंगे तो एक न्यूमेरिक एक इंटीजर हमें मिलेगा, तो कैलकुलेट करने में ईजी रहेगा। तो इन सब का एलसीएम जब हम देखेंगे तो वो 60 होगा। तो हम मान लेते हैं कि ए को 60 पेन्स मिले हैं। अभी हम सिर्फ मान कर चल रहे हैं। तो बी को कितने मिले होंगे, a/2 30 हो जाएंगे। सी को मिले होंगे a/3 जो कि 20 हो जाएंगे। डी को मिले होंगे a/4 जो कि 15 हो जाएंगे। ई को मिले होंगे a/15 जो कि a/5 जो कि हो जाएगा यहाँ से 12 एंड एफ को मिले हैं a/6 यानी कि 10। अब क्वेश्चन में हमें बोला है सबको इवन नंबर्स मिले हैं, तो सबको इवन नंबर में मिला है, लेकिन यहाँ पर डी पे 15 आ रहा है, तो डी का भी इवन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबका ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लेते हैं ए को 60 नहीं 120 पेन्स मिले हैं, तो सारे ही डबल कर लेते हैं, तो सबका इवन हो जाएगा। तो अब जब ए का 120 आ गया तो बी का कितना आएगा, बी का आ जाएगा 60, सी का आ जाएगा 40, डी का आ जाएगा 30, ई का आ जाएगा 24 एंड एफ का आ जाएगा 20। तो इतने पेन्स टोटल अब आ जाएंगे सबके पास। तो अब जब इन सबको ऐड करेंगे तो वो हमें मिलने वाला है 294। तो मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स जो होंगे एक्स के पास होने चाहिए वो है 294, ताकि सबके पास इवन नंबर ऑफ पेन्स अवेलेबल हो जाए। तो सी इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में भी ऐसा एक क्वेश्चन हमने देखा था, यहाँ देख लेते हैं। अब वही है, क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स हैं, तो देखना है कौन सी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो पहले यहाँ बोला गया 6 persons ABCDE and F आर सिटिंग इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर अराउंड अ सर्क्यूलर टेबल फेसिंग सेंटर ऑफ द टेबल। जो टेबल का सेंटर है उसे फेस करके वो सारे लोग 6 लोग उस टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है ये हमसे पूछा गया है। तो अब स्टेटमेंट 1 क्या दी है, बी इज सिटिंग ऑपोजिट टू सी एंड डी इज सिटिंग ऑपोजिट टू ई। तो बी जो है वो सी के ऑपोजिट है और डी जो है वो ई के ऑपोजिट है, लेकिन ये नहीं बोला कि कौन किसकी साइड में होगा, तो वो अभी हमें नहीं पता है। तो जब बी और सी का दे दिया तो ए और एफ ही बचे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और एफ भी एक दूसरे के ऑपोजिट बैठने वाले हैं। फिर तो फर्स्ट स्टेटमेंट से तो हमें नहीं पता चल रहा कि ए के लेफ्ट में कौन बैठने वाला है, तो स्टेटमेंट 1 अलोन तो सफिशिएंट नहीं है आंसर करने के लिए, तो ए तो यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट 2 देखते हैं, एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। ओके, तो अब एफ के लिए बोला गया है कि वो बी के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो मतलब अगर बी यहाँ है तो बी का इमीडिएट लेफ्ट होगा ये वाला, क्योंकि सेंटर ऑफ टेबल पर सब लोग फेस करके बैठे हुए हैं, तो बी का इमीडिएट लेफ्ट होने वाला है ये। तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, एफ। अब यहाँ से हम देख सकते हैं बी के ऑपोजिट सी बैठा है, एफ के ऑपोजिट ए बैठा है, लेकिन अब ये नहीं पता, अब हमें बताना क्या है कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में जो होगा वो यहाँ पर आने वाला है, तो यहाँ पर डी भी हो सकता है या ई भी हो सकता है। अब इन दोनों के लिए तो हमें नहीं पूछा है, क्योंकि अगर यहाँ डी हुआ तो यहाँ ई हो सकता है, या फिर यहाँ पर अगर ई हुआ तो यहाँ पर डी हो सकता है। तो अब ये नहीं बता सकते हम कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। अगर ये पूछा होता ए के इमीडिएट राइट में कौन है तो हम सी बता सकते थे, लेकिन हमें यहाँ लेफ्ट में पूछा तो हम नहीं बता सकते कि कौन है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, तो डी इसका यहाँ पर आ जाएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट से हम नहीं बता सकते कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ हमें बोला गया है, वही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स हैं, व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा। ओके, स्टेटमेंट 1 में बोला मनीषा इज 24 ईयर्स यंगर देन हर मदर। ठीक है, तो अब यहाँ हम मान लेते हैं मनीषा की एज है x और उसकी मदर की एज है y। तो मनीषा इज 24 ईयर्स यंगर देन हर मदर, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 24। तो ये आ गया, ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है, लेकिन इससे हम नहीं बता सकते कि मनीषा की एज क्या होगी, क्योंकि दोनों ही x और y दोनों वेरिएबल हैं, तो हमें नहीं पता दोनों क्या होंगे। इसके लिए एक और इक्वेशन होनी ज़रूरी है हमारे पास। तो स्टेटमेंट 2 में बोला गया है 5 years लेटर द
एजेस ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी इन द रेशियो ऑफ 3:5। मतलब कि 5 ईयर्स लेटर मनीषा की एज हो जाएगी x+5 और मदर की एज हो जाएगी y+5। तो ये हमें दिया हुआ है 3:5। तो ये सेकंड इक्वेशन हमें दे दी गई है यहाँ पर x और y में। तो दो इक्वेशंस हो गई, दो वेरिएबल्स हो गए, हम दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सी इसका आंसर यहाँ पर ऐसे ही मार्क कर सकते हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। फिर भी इन इक्वेशंस को सॉल्व करके देख लेते हैं कि उनकी एज क्या आने वाली है। तो अब x इज इक्वल टू दे रखा है y-5, तो ये इस फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा y-24 + 5 डिवाइडेड बाय y+5 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू y-24 - 5 इज 19 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 3 टाइम्स y+5। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5y - 95 इज इक्वल टू 3y + 15। तो ये आ जाएगा 3y को इधर लाएंगे तो 5y - 3y हो जाएगा 2y इज इक्वल टू ये 95 इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 110। तो यहाँ से y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 5 तो ये हो जाएगा 55। तो y की जो मदर की एज है वो हमारी आ गई है 55। तो मनीषा की जब एज निकालनी होगी तो x इज इक्वल टू हम निकाल देंगे y - 24 करके, तो ये हमारी आ जाएगी y - 24 जब हम इसे करेंगे तो 31 मनीषा की एज आ जाएगी और मदर की एज ऑलरेडी 55 हम निकाल चुके हैं। तो दोनों की ही एज यहाँ पर निकाली और वैसे हमें सिर्फ मनीषा की ही एज पूछी गई थी। तो जब दो इक्वेशन आ गए थे, दो वेरिएबल्स आ गए थे, तो हम दोनों की एज इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ बोला गया 6 लेक्चर्स हैं ABCDEF, ईच ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन आर शेड्यूल्ड बिटवीन 8 AM एंड 2 PM। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हमें पूछा गया विच लेक्चर इज इन द थर्ड पीरियड। ओके, थर्ड पीरियड में कौन सा लेक्चर होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है F इज प्रेसिडेड बाय A एंड फॉलोड बाय C। ओके, तो F जो है लेक्चर वो A के बाद में होता है और C के पहले होता है। ठीक है, उसमें उसके बाद बोला गया है। तो स्टेटमेंट 1 से तो वैसे कुछ नहीं पता चल रहा कि थर्ड लेक्चर कौन सा होगा, क्योंकि अभी भी B, D और E लेक्चर्स का नहीं पता है हमें, तो नहीं पता कि थर्ड लेक्चर में कौन सा होने वाला है। तो स्टेटमेंट 1 तो सफिशिएंट नहीं है आंसर करने के लिए, तो A तो गया यहाँ से। उसके बाद B में बोला से स्टेटमेंट 2 में बोला गया देयर इज़ नो लेक्चर आफ्टर लेक्चर B। ओके, तो B वाला जो लेक्चर है वो सबसे लास्ट में होने वाला है। अब बच्चे हमारे पास D और E, तो D और E में भी अब हम नहीं बता सकते कि हो सकता है ये दोनों ही सबसे पहले होते हों, या हो सकता है कि ये दोनों C के बाद में होते हों, या ऐसा हो सकता है कि D पहले होता हो और E बाद में होता हो। तो हर केस में ही थर्ड लेक्चर अलग हो जाएगा। तो दोनों ही इक्वेशन यहाँ पर भी सफिशिएंट नहीं है आंसर करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर भी आंसर हमारा D आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये यूज़फुल लगा होगा और पूरी सीरीज़ ही यूज़फुल लग रही होगी, और लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए वीडियो को, और बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।